हाँ बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं क्लास 6 के थर्ड चैप्टर पे। ठीक है। ये एनसीईआरटी जो है ये सीटेट के लिए अपन मैं पहले ही बता चुकी हूँ चल रही है। तो इसमें मैंने जितना पॉइंट हाईलाइट किया उसको हम फटाफट देखेंगे। हमें सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं बेटा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ यहाँ फूड से बहुत तेज क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे। पंजाब में बेटा मक्का, गेहूं और चना की दाल स्थानीय तौर पे उगाई जाती है। ठीक है। कर्नाटक में चावल, रागी, उड़द और नारियल। ठीक है। मणिपुर में चावल, बांस और सोयाबीन उगाया जाता है। ठीक है। अब पंजाब का खाना क्या होता है बेटा? मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। मुँह में पानी आ रहा होगा, खैर कोई नहीं, अभी मिल नहीं पाएगा क्योंकि रात का टाइम है। कर्नाटक में क्या होता है बेटा? इडली, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी। ठीक है। रागी और फिर पाल्या, रसम चावल। ठीक है। मणिपुर में बेटा चावल और इरोम्बा चटनी। इरोम्बा जो है बेटा चटनी है। उती जो है वो पीली मटर और हरे प्याज की तरी है। और सिंजू कांगसोई। ठीक है। सिंजू कांगसोई जो है ये डिश है बेटा मणिपुर की। याद रखना बेटा, डिशेज अक्सर पूछी जाती हैं। अब पेय पदार्थ में बेटा पेय पदार्थ में लस्सी, छाछ और दूध, चाय पी जाती है पंजाब में। कर्नाटक में चाय, कॉफी और छाछ पी जाती है। बेटा याद रखना, मणिपुर में ये जो है बिना दूध की चाय पी जाती है। ठीक है। अपन अब आगे चलते हैं। ये बेटा ये चार्ट अच्छे से पढ़ लेना। याद रखना, अपन जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अब मेरे पास समय बहुत कम है, आप लोग के पास मिनट्स भी ज़्यादा कम है, तो आपको इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। भोजन पकाने की पद्धति को बेटा क्या कहते हैं? पाक पद्धति। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ देखो, ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। याद रखना बेटा, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। ग्लूकोज जो होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट वाइज क्वेश्चन लिखेगा। अब चलो मैं आपको क्वेश्चन बोल के बता देती हूँ। जैसे लिखेगा, ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज हमारे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट हमारी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट गेहूं, चावल, मक्का, आलू, शकरकंद जैसी चीज़ों में मिलता है। ठीक है। अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में नहीं होता। ठीक है। तो बेटा इसमें से क्या है, फिर आपको दे देगा कि ऑप्शन ए सही है, कि दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ठीक है। और फिर इस तरीके से देगा, तो ये तीनों सही हैं। और बेटा ये इसमें देखो, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मतलब चौथा ऑप्शन भी सही है। मतलब कि ये चौथा ऑप्शन गलत है क्योंकि मैंने बोला था कि अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते। तो मतलब ये तीन ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम करके देगा। क्या आप जानते हैं सामान्य चीनी भी एक कार्बोहाइड्रेट है? ठीक है बेटा। वसा क्या होता है? वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। मूंगफली, अखरोट, बादाम, मेवे, कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज जो है वसा, मतलब बेटा फैट का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है। एक सेकंड बच्चों, फैट का अच्छा स्रोत होता है। अब कुछ वसा किस में होता है ये चीज़ अपन देख लेते हैं। वसा बेटा होता है दही में, बादाम में, काजू में, तिल में, सोयाबीन में, मूंगफली में, अखरोट में, सूरजमुखी के बीज में, पिस्ता में और मक्खन में। बेटा इसमें फैट होता है। अब आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। इन्हीं कारणों से इसे ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया जाता है। वसा ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। अब बेटा यहाँ पे ध्रुवी भालू का बात किया गया है कि ध्रुवी भालू के त्वचा के नीचे बहुत सारे फैट इकट्ठा होते हैं। जस्ट वेट बेटा वसा, बेटा इसमें वसा का बात किया गया है। तो ये जो ध्रुवी भालू होता है बेटा, इसमें बहुत सारे वसा इसके मोटी चमड़ी के या बाल के नीचे एकत्रित होते हैं। ठीक है। वो जो वसा एकत्रित होता है ऊर्जा के रूप में प्रयोग करता है, या उसकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रखने में सहायता करती है। बेटा जो भालू होता है
वो एक टाइम पे क्या होता है, जब सर्दियों का मौसम बहुत आता है ना, तो लंबे समय के लिए नींद में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है। उस समय इसको भालू को जीवित रखने में ये सहायता करता है। प्रोटीन, अब आता है बेटा प्रोटीन की बारी। प्रोटीन हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दुग्ध उत्पाद और दालों में प्रोटीन, दालें जो होता है बेटा, प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं, ठीक है। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशी बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बेटा अभी सीटेट में क्वेश्चन फ्रेम कर देगा कि खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की। तो बेटा याद रखना, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पदार्थ जैसे दालें, फलियां, मटर और मेवे होते हैं। प्रोटीन, जो बेटा प्रोटीन होता है, समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है। इसी कारण इसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है बेटा। जबकि जो ऊपर था कार्बोहाइड्रेट और वसा जो था बेटा, उसे ऊर्जा प्रदायी भोजन कहा जाता है। अब बेटा ये जो प्रोटीन के सोर्स होते हैं वो पादप सोर्स भी हो सकते हैं, जंतु सोर्स भी हो सकते हैं। पादप सोर्स में क्या होता है, अरहर की दालें होती है, राजमा होता है, सोयाबीन होता है, मटर होता है, चना होता है और मूंग होता है। और बेटा जंतु स्रोत में क्या होता है, अंडा होता है, पनीर होता है, दूध होता है, मुर्गी का मांस होता है और मछली होता है, ठीक है। मुर्गी का मांस, मछली, याद रखना बेटा। अब एक और बात यहाँ का ये कि जो मशरूम होता है, छत्रक, बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। जो मशरूम होता है अंधेरे और नमी वाले स्थान पे उगता है। मशरूम प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। प्रोटीन के साथ साथ बेटा ये क्या है कि विटामिन डी का भी अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एक और रोग के बारे में बताया गया है, स्कर्वी रोग, ठीक है। स्कर्वी रोग के बारे में बताया गया है। 1746 में लंबी यात्रा के दौरान दो स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लीड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू संतरे का सेवन किया वो स्कर्वी रोग से मुक्त थे। मसूड़ों से रक्त आना और सूजन होना ही स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं। तो बेटा नींबू और संतरे से स्कर्वी रोग का उपचार किया जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों, नींबू और संतरे में पाए जाते हैं, ठीक है। अब अपन लाइन टू लाइन इसलिए चल रहे हैं बेटा क्योंकि अपन के पास समय बहुत कम है। आयोडीन युक्त नमक जो होता है बेटा, आयोडीन की कमी से गर्दन के अगले भाग में सूजन हो जाता है जिससे घेंगा होता है, ठीक है। घेंगा रोग कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है और आयोडीन नमक लेने पे ठीक हो जाता है। अपन आगे चलते हैं। नमक की पारंपरिक खेती अगारिया नामक जनजाति समूह की एक पारंपरिक प्रथा है। बेटा ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ अक्सर पूछी जाती है। अगरिया नामक जनजाति, ठीक है। अगरिया नामक जनजाति की एक पारंपरिक प्रथा है। वो कच्छ के छोटे से रण में, जो बेटा कच्छ का रण किधर है, राजस्थान की साइड है, और गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीनों तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ एक दिया हुआ है, ये भी जो चार्ट बना हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए आँखों और त्वचा, एक सेकंड बेटा, विटामिन ए जो है वो आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ये पाया किस में जाता है, पपीता, गाजर, आम और दूध में। और इसके कमी से बेटा दृष्टि की हार से क्षति होती है। दुर्बल दृष्टि, अंधेरे की रात में कम दिखाई देता है, रतौंधी हो जाता है, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए किसमें पाया जाता है, पपीता, गाजर, आम और दूध में। बेटा बात करते हैं विटामिन बी1 की। तो ये बेटा क्या होता है, विटामिन बी1 हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। ये पाया जाता है बेटा फलियों में, मेवे में, संपूर्ण अनाज में, बीज, दूध से बने पदार्थ में। ये इसके बेटा कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। इसमें क्या होता है, सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट या सांस लेने में परेशानी होने लगती है विटामिन बी1 की कमी से। अब बेटा अपन देखेंगे विटामिन सी। शरीर के रोगों, विटामिन सी क्या करता है बेटा, शरीर को अन्य रोगों से बचाता है। ये पाया जाता है आंवला, अमरूद, हरी मिर्ची और संतरे और नींबू में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है बेटा आंवला और अमरूद में, ठीक है। बेटा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग के बेटा लक्षण क्या होते हैं, मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ठीक है।
अब बेटा विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी क्या होता है बेटा? अस्थियों और दांत के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है बेटा, अगर विटामिन डी कम होगा तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें कैल्शियम का अवशोषण होगा ही नहीं। ये बेटा सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। दूध, मक्खन, मछली और अंडा। और बेटा मशरूम को अगर हम धूप में रख दें और इसके बाद खाएं तो उसमें विटामिन डी अच्छा, मतलब विटामिन डी पाया जाता है। इसकी कमी से बेटा रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या होता है? इससे हड्डियों का, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना होता है। जैसे बेटा छोटे बच्चों का हाथ पैर ऐसे ऐसे टेढ़ा हो जाना। ठीक है। कैल्शियम हमारे अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है बेटा। कैल्शियम, अगर विटामिन डी कम है तो भी हमारी हड्डियां कमजोर होंगी, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कैल्शियम कम है तो हड्डियां कमजोर होंगी। ठीक है। ये पाया जाता है दूध में, सोया में, दूध, दही, चीज, पनीर। ठीक है। और ये अस्थियां और दंतक्षय होता है। दुर्बल अस्थियां और दंतक्षय होता है। आयोडीन बेटा जो होता है शरीर और मानसिक क्रियाओं में सहायक होता है। आयोडीन युक्त नमक सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल में पाया जाता है। इसकी कमी से बेटा घेंघा, गाइटर रोग होता है। गर्दन के अग्रभाग में इस वाले पोर्शन में सूजन हो जाता है। ठीक है। आयरन बेटा रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। हरे पत्तेदार साग, चुकंदर और अनार में पाया जाता है। खून की कमी, एनीमिया, रक्त अल्पता। ठीक है, रक्त की कमी। ठीक है। दुर्बलता में सांस लेने में कठिनाई होती है। बेटा प्रेग्नेंट लेडी को कैल्शियम और आयरन की गोली दी जाती है। कैल्शियम की गोली इसलिए दी जाती है बेटा ताकि उनकी हड्डियां कम ना हो। आयरन इसलिए दिया जाता है बेटा ताकि उनमें खून की कमी ना हो। ठीक है। अब क्या कह रहा है बेटा? विटामिन ए, बी1, सी और डी खनिज, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन खाद्य घटकों के दो समूह हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। अब बेटा इसमें ये बता रहा है विटामिन ए के सोर्स क्या है, वही चीज़ बता रहा है। दूध है, आम है, गाजर है और पपीता है। विटामिन बी1 के स्रोत क्या है? गेहूं है, अलसी के बीज हैं, पनीर है, कद्दू है, चावल है और दूध है। बेटा एक चीज़ सब में कॉमन है, वो है दूध। विटामिन सी को छोड़ के बाकी सब में कॉमन रहने वाली चीज़ क्या है? दूध। ठीक है। अब विटामिन सी में क्या है बेटा? संतरा है, टमाटर है, आंवला है, हरी मिर्ची है, अमरूद है, नींबू है। बेसिकली बेटा सारी खट्टी चीज़ें। अब विटामिन डी के कुछ स्रोतों में क्या है? दूध है, मछली है, अंडा है, खाद्य मशरूम है, मक्खन है। वही बेटा जो मैंने आप लोग को मशरूम के ऊपर कहानी बताई ना कि इसको धूप में रख के अगर आप खाओगे तो विटामिन डी के अच्छे सोर्स होते हैं। जो खाद्य पदार्थ घटक को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर वृद्धि में सहायता तथा रोगों एवं सुरक्षा, ठीक मतलब वही बता रहा है बेटा, सुरक्षा, रोग अपने बॉडी की सुरक्षा प्रदान करता है, रोगों को ठीक करने में सहायता करता है और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से बनाता है। उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। विटामिन और खनिज को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। बेटा ये सब एक एक लाइन याद करके रखना, सीटेट में आने वाले क्वेश्चन है ये, ऐसा समझना। मैं वैसे भी आपको पढ़ा सकती थी पर मुझे एनसीईआरटी से पढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर एनसीईआरटी में जो जिस शब्द से आप परिचित रहेंगे तो चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उसमें से विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है बेटा? क्या हमारे सभी पोषक तत्व पौधे और जंतु से प्राप्त होते हैं? नहीं। नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने में हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। ठीक है। अब बेटा प्रोटीन की बात हो गई, फैट की बात हो गई, विटामिन की बात हो गई। ठीक है। अब सबकी बात हो गई। अब बेटा एक बहुत अच्छा टर्म आता है रुक्षांश। रुक्षांश ये क्या होता है बेटा? ये बेटा बेसिकली फाइबर का नाम आपने सुना होगा ना कि खाने में डॉक्टर बोलता है अगर आपको मोशन टाइट होता है या फिर मोशन स्टूल हार्ड पास होता है तो डॉक्टर कहता है बेटा फाइबर का यूज़ करो, अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लो। फाइबर क्या होता है बेटा? आहारी रेसे मतलब बेटा जिसके वही फाइबर। ठीक है। हमारे शरीर के कोई पोषक ये बेटा फाइबर जो होता है हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, फिर भी हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अनपचे आहारों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। पादप उत्पादों, हरे पत्ते, साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें वे मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। बेटा याद रखना
ये लाइन कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, ये जो रुक्षांश होता है बेटा हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करता, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे शरीर में जो चीज़ें नहीं पची हैं उन्हें बाहर भी निकालना पड़ता है, तो उन्हें बाहर निकालने में ये रुक्षांश यानी जो फाइबर होता है हमारी मदद करता है। अब बेटा यहाँ एक और टर्म है जल। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। भोजन से पोषक तत्व को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। पसीने और मूत्र माध्यम से शरीर के अपशिष्टों को बाहर निकालता है। बेटा एक वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिकों का नाम याद कर लेना, कोलुथुर गोपालन। ठीक है, कोलुथुर गोपालन क्या है बेटा, ये जो मिड डे मील मिलता है ना, मध्य भोजन योजना लागू किया था इन्होंने। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में 2002 में, ये याद रखना। ठीक है, अब बेटा मंड। ठीक है, एक ये भी टर्म है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता लगाते हैं। बेटा मंड का स्टार्च का परीक्षण कैसे करते हैं, आलू का एक टुकड़ा लीजिए, खीरा, रोटी, ब्रेड या उबले चावल, ठीक है, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन या कुटा हुआ नारियल का बुरादा आप ले सकते हैं, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं बेटा, ले लीजिए। प्रत्येक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग प्लेट में रख दीजिए। मान लीजिए जितने पदार्थ है ये प्लेट है, उनको अलग अलग भाग में आपने रख दिया। ड्रॉपर की सहायता से एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन के विलयन को 2 से 3 बूंद डालें। बेटा ये लाइन याद रखना, तनु आयोडीन का विलयन। ठीक है, तनु आयोडीन का विलयन 2 से 3 बूंद किसके परीक्षण में, ये है बेटा अपने मंड के परीक्षण में। ठीक है, ये फिर बेटा क्या देगा, यह देगा नीला काला रंग। ठीक है, और नीला काला रंग बेटा मंड की उपस्थिति में दर्शाता है। अभी कॉपी खोलो, इस चीज को नोट करो कि मंड के परीक्षण में, मंड मतलब स्टार के परीक्षण में जो रिजल्ट आता है तनु आयोडीन का विलयन डालने पे काला नीला रंग आता है, तो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अब बेटा प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं, प्रोटीन के परीक्षण करने के लिए बेटा अब ऊपर अपन ने जो भी लिया था, मतलब ये चीज, ये आलू का टुकड़ा, खीरा, रोटी, ब्रेड, जो ये सब जो लिया था ना, उसमें क्या करेंगे, प्रत्येक खाद्य के आधा चम्मच एक अलग साफ परख नली में डालें। सारे चीज़ों को मतलब उसमें से एक चीज़ उठाएं, उसको परख नली होती है उसमें डालें। ठीक है, परख नली में 2 से 3 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह से हिलाएं। ड्रॉपर का प्रयोग करके परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है, प्रोटीन के लिए क्या कहते हैं, प्रोटीन परीक्षण में कॉपर सल्फेट का विलयन यूज होगा। ठीक है, और जबकि ये जो अपन स्टार्च का परीक्षण कर रहे थे उसमें तनु आयोडीन का विलयन यूज होगा। बेटा ये कॉपी खोल के नोट कर लो, ये लास्ट समय में रिवीजन कर लेना। कॉपर सल्फेट की 2 से 3 बूंदें डालें। ठीक है, प्रत्येक परखनी में कास्टिक सोडा के 10 बूंद डालें। ठीक है, कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालें और कास्टिक सोडा के 10 बूंदें डालें। परखनी को अच्छे से हिलाएं, कुछ मिनट तक वैसे रहने दें। फिर बेटा आपको बैगनी रंग मिलेगा। ठीक है, बैगनी रंग क्या दर्शाता है, बैगनी रंग दर्शाता है प्रोटीन की उपस्थिति। बैगनी रंग क्या दर्शाता है बेटा, प्रोटीन की उपस्थिति। ठीक है, अब बेटा आगे चलते हैं। अब इसने क्या बताया है, ऐसे आहार जिनमें से शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुद्रांश और जल सही मात्रा में हो, उन्हें संतुलित आहार कहते हैं। बेटा संतुलित आहार की परिभाषा क्या होती है, जिसमें समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्लस रुक्षांश प्लस जल की सही मात्रा हो। ठीक है, अब बेटा यहाँ चलते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ में उच्च शर्करा वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है, साथ ही उन्हें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारी रेशे होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ को जंक फूड कहते हैं। ठीक है, ऐसे आहार पदार्थ को जंक फूड या अस्वस्थप्रद खाद्य पदार्थ कहते हैं, जिनमें बेटा प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारी रेशे मतलब रुक्षांश कम मात्रा में हो, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं जंक फूड। ठीक है, अब बेटा एक फसाई होता है, ये क्या करता है बेटा, कभी कभी मतलब ये जो अपन का खाने वाले पोषक तत्व होते हैं, खाने वाले पैकेज्ड फूड होते हैं, उनको फसाई बेसिकली अप्रूवल देता है। इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है, ये याद रखना, जो भारत की खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करता है।
अब बेटा ये मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज होते हैं। ये ज्वार बाजरा रागी और सांवा जैसे अनाज के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसल है। भारत की क्या बेटा, देशज फसल मतलब जो देश में उगने वाली फसल होती है। ये जो होता है, इन अत्यधिक पौष्टिक अनाज को कदन या मिलेट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कदन या मिलेट्स। अब बेटा कदने छोटे आकार के अनाज होते हैं और सर्दियों में भारतीय आहार का विभिन्न अंग रहते हैं। बेटा इतने गर्म होते हैं ना, इनको आप ठंडी गर्मियों में ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ये अनगिनत स्वस्थ लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। बेटा इस समय देखो, पहले का टाइम क्या था, पहले के टाइम में सब यही मल्टीग्रेन रोटी खाते थे, ठीक है, जो रागी ज्वार बाजरा का रोटी खाते थे। फिर सबको गेहूं की रोटी पसंद आने लगी, ठीक है, गेहूं की रोटी पसंद आने लगी। फिर बेटा गेहूं में ग्लूटेन होता है, अब जिसकी वजह से बेटा लोग बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ और ये सब के मरीज होने लगे। फिर से बेटा सब आ गए किस पे, मल्टीग्रेन रोटी पे। तो मल्टीग्रेन बेसिकली इन सारे आटों को मिला के मल्टीग्रेन रोटी बनती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये विटामिन आयरन कैल्शियम जैसे खनिज और आहारी रेशे के अच्छे स्रोत होते हैं। इन्हीं कारण से इन्हें पोषक अनाज कहा जाता है। पोषक अनाज किसे कहा जाता है बेटा, पोषक अनाज ये जो ज्वार बाजरा रागी और सांवा जैसे अनाज होते हैं। और फूड माइल क्या होता है बेटा, फूड माइल यही होता है कि देखो, अनाज की मड़ाई और ओसाई होती है, फिर अनाज का भंडारण होता है, फिर अनाज पीसता है और पैक होता है, फिर खुदरा दुकानों तक परिवहन में आता है, फिर भोजन मम्मी बनाती है हमारे थाली में आता है। अब बेटा इसमें से कुछ प्रमुख शब्द हैं, याद कर लेना। कार्बोहाइड्रेट, पाक पद्धति, खाना बनाने की पद्धति। अभावजन्य रोग क्या होते हैं, जो किसी के अभाव से होते हैं। वसा मैंने आपको बता दिया। आहार के घटक, खाद्य मिल, आयोडीन, नमक, मिलेट, खनिज, पोषक तत्व, तो ये सब बेटा रिकेट्स, ठीक है, जिनमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और आहारी रेशे जो होता है बेटा, रुद्रांश वगैरह, स्कैर्वी जो दांत में होने वाले रोग होता है, इससे दांत में खून आता है। तो ये बेटा प्रमुख शब्द आप देख लेना। और यहाँ सारांश दिया है सब, ये बेटा वन लाइनर है, तो आप इसको भी फटाफट से पढ़ लेना, ठीक है। तो अब हम अपने बेटा फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। एक सेकंड। अब बेटा आ जाते हैं अपने फोर्थ चैप्टर पे। अब बेटा चुब्बक के बारे में दिया गया है। एक बेटा रेशमा नाम की लड़की है, बेसिकली उसी पे सारी कहानी है। रेशमा एक दिन अपनी कहानी लिख रही होती है, उसी पे आगे कहानी चलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटा यहाँ से शुरू होती है। चुंबक देखो, ये छड़ चुंबक है, यू आकार का चुंबक होता है, ये वलय होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ शुरू होती हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बेटा एनसीईआरटी में सब इसलिए दिया हुआ है, जो कहानियाँ दी हुई हैं ना, ताकि बच्चे इन कहानियों को देख के अच्छे से पढ़ के समझ पाएँ। लेकिन हम लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट है जो कि पॉइंट टू पॉइंट है, क्योंकि हमारा पेपर है, हम इतना लंबा डिटेल में नहीं पढ़ सकते। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा, ठीक है, लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकिल कोबाल्ट भी चुंबकीय धातु है। अन्य धातु के साथ इसका कुछ संयोजक भी चुंबक को आकर्षित करता है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। लोहतरण सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, ठीक है। अब देखो ये लोहा है, अब बेटा ये चुंबक अपन ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसको मान लो कि लोहे के कुछ पार्टिकल के पास अपन ले जाते हैं, तो वो हर जगह चुंबक के बराबर में चिपकेगा नहीं। सिरहाने पे वो ज़्यादा चिपकता है। अब यह चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है, मतलब सिरहाने पे ज़्यादा चिपकता है और अन्य भाग पे कम चिपकता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, या नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ठीक है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता। मान लो ये कोई चुंबक है बेटा, उसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे बीच से तोड़ दिए तो ये नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया, नहीं, उसमें एक नया नॉर्थ पोल और उसका एंड हमेशा साउथ पोल होता है, ठीक है। आप चाहे एक चुंबक को कितने भी भाग में तोड़ लीजिए, उसमें दो पोल ही क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब बेटा इसमें बता रहा है कि चुंबक से हम अपन कैसे कंपास बना सकते हैं, ठीक है।
हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। बेटा लाइन टू लाइन चीज़ें याद रखना। अब दिक् सूचक बॉक्स है, ठीक है। ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ। एक बेटा इसमें है कि आधुनिक दिक्सूचक, ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक दिक्सूचक क्या होता है बेटा? एक एक ऐसा उपकरण होता है जो भारतीय द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें मछलियों के आकार का एक चुंबक लोहे का टुकड़ा होता है जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र कहते हैं, मत्स्य यंत्र कहते हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब क्या है, दोनों चुंबक के समान ध्रुव अर्थात दोनों, अभी इसमें बेटा सिर्फ यही बता रहा है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल अट्रैक्ट किसको करेगा? साउथ पोल को। और साउथ पोल अट्रैक्ट किसको करेगा? नॉर्थ पोल को। और साउथ पोल रिपेल करेगा साउथ पोल को, और नॉर्थ पोल रिपेल करेगा नॉर्थ पोल को। बस बेटा यही ये समझा रहा है, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। बेटा अभी ये क्या है कि अगर एक चुंबक रख दिया जाए, उसके बीच में लकड़ी का या कागज का कोई चीज रख दिया जाए, इधर भी चुंबक रख दिया जाए, तो ये जो चुंबक का एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की पावर है थोड़ी सी कम हो जाती है। बेटा अपन जल्दी जल्दी बस इसी वजह से चल रहे हैं क्योंकि अपन के पास टाइम कम है। अब देखिए, कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एन और यस से चिन्हित किए जाते हैं। बेटा एकदम कट टू कट एनसीईआरटी की लाइन में इसलिए पढ़ा रही हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सेम चीज़ पेपर में आती है। अब बहुत आपको बेसिक लगेगा पर ये पेपर में आती है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफ़ेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव को नीले रंग से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब बेटा चुंबक को सुरक्षित कैसे रखें, क्वेश्चन मेरे खुद के सीटेट के पेपर में आ चुका है। अब बेटा इसमें क्या है, दोनों चुंबक को इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबक के जो पोल होते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। ऐसा नहीं बेटा, नॉर्थ को नॉर्थ और साउथ के साउथ की तरफ रख देंगे तो चुंबक खराब होने का डर रहता है। और बीच में बेटा एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा रखें। चुंबक को गिराए मत, चुंबक को गर्म मत करें, चुंबक को हथौड़े से पीटे नहीं। चुंबक को मोबाइल और रिमोट के पास मत रखें, इससे चुंबक क्या होता है बेटा? खराब हो जाता है। अब मैंने आपको इसमें बता दिया आकर्षण छड़ चुंबक क्या होता है बेटा, जो छड़ के आकार का होता है। चुंबकी दिक्सूचक क्या होता है, बेसिकली कंपास की बात करता है। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, चुंबक का ध्रुव क्या होता है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है, रिपेलिंग होता है, वलय चुंबक क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको इसमें से सब बता दिया। अब अपन चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। अब बेटा हम आ चुके हैं 5 चैप्टर पे, पूरा 12 चैप्टर है, ठीक है। अब बिल्कुल कट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। तो हम बड़े हो चुके हैं, हमें पता है प्राचीन काल में बेटा जो चीज़ें मापी जाती थी उनके पहले मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर नहीं था, तो उंगली या बाहु मतलब बहु अंगुल, ठीक है। एक अंगुली की चौड़ाई या बहु अंगुल की चौड़ाई से चीज़ों को मापा जाता है। सिंधु सरस्वती हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थानों से अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए जो पैमाने हो सकते थे। अब आगे चलते हैं। बेटा माप का एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई मात्रक होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर होता है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। बेटा इसमें कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं, जो क्वेश्चन बनेगा याद देखते रहना। एक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसमें मीटर, सबसे बड़ा किलोमीटर, फिर क्या मीटर, फिर क्या सेंटीमीटर, फिर क्या मिलीमीटर, ठीक है। 100 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर, ठीक है। अब बेटा ये दिखाया गया है कि 1 सेंटीमीटर की लंबाई के भाग को 10 बराबर भागों में, बेटा ये 100 नहीं, ये 10 होगा, ये 100 होगा, ये 1000 होगा। मतलब किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो ये क्या होगा? 10, ये मीटर को 10 मिलीमीटर के भाग को जोड़ा जाएगा सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के भाग को जोड़ा जाएगा तो मीटर, और 1000 मीटर के भाग को जोड़ा जाएगा तो किलोमीटर बनेगा, ठीक है। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है, बड़ी लंबाई को मापने के लिए हम किलोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है।
देखो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। अब बेटा यहाँ ये चीज़ जरूरी है, देखो मात्रकों के प्रतीक हिंदी में वही रहते हैं जो अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, अतः किलोमीटर का संकेत किलोमीटर, ठीक है, मीटर का संकेत मीटर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर और मिलीमीटर का संकेत mm से लिखा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से ही लिखा जाता है। आप कहीं ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, आप कहीं सेंटीमीटर को ऐसे नहीं लिख सकते, आप सेंटीमीटर को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब बेटा मात्रकों का बहुवचन नहीं होता, जैसे किलोमीटर्स नहीं होगा, हमेशा किलोमीटर ही होगा, इसलिए इनके लास्ट में यस नहीं लगाते। मात्रकों के संकेत में के लास्ट में बिंदु का चिन्ह नहीं लगाते। लंबाई का मान लिखते समय मात्रकों के बीच में स्थान छोड़ना होता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। चलो बेटा, ये सब वो कहीं लड़की जो है, इसका इसमें जो नाम है वो कहीं जा रही है, उसी के नानी के घर से उसकी दूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये बेटा, जब कोई वस्तु सरल रेखा में अनुदिश गति करती है उसकी गति को सरल रेखी गति कहते हैं। अनुदिश मतलब कि मान लो ये जो बच्चा है इसको धक्का लगा रहे हैं, सीधी रेखा में गति करती जाए तो इसको क्या कहेंगे, अनुदिश गति कहते हैं। ठीक है, अब बेटा जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे बेटा आपने दोलन घड़ी देखी होगी, ये घड़ी रहता था, पेंडुलम एक बार इधर जाता था, एक बार इधर जाता था, एक बार इधर जाता था, फिर एक बार इधर जाता था। ये देखो झूला है, तो एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे जाएगा। तो ये क्या है बेटा, जब कोई वस्तु किसी नियत स्थान के, ये स्थान तो नियत है ना बेटा, नियत स्थान के इधर उधर गति करता है तो उसे क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसे आवृत्ति गति कहते हैं। सॉरी बेटा, यहाँ मुझसे गलती हो गई, यहाँ दोलन गति एग्जाम्पल में नहीं आएगा, यहाँ झूला आएगा। ठीक है, दोलन गति आएगा बेटा, वो घड़ी का आएगा। सॉरी, मुझसे 2 बार कन्फ्यूजन शायद मुझसे हो गई। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसे आवृत्ति गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ति गति में गति होता है तब वह वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करता है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। वृत्तीय गति एवं दोलन गति ही प्राकृतिक में आवृत्ति गति है। इसमें क्या कह रहा है बेटा, जो दोलन गति है या जो वृत्तीय गति है वही प्रकृति में क्या है, आवृत्ति गति, क्योंकि ये एक टाइम के बाद इधर जाएगी, एक सर्टेन टाइम के बाद इधर जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के लिए इधर जाकर रुक गई फिर 2 मिनट बाद इधर आ रही है, ऐसा नहीं है बेटा, एक ही मिनट पे इधर जाएगी फिर एक ही मिनट पे इधर आएगी। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। बेटा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। मैंने सेंटीमीटर, गतिविधि, दूरी, किलोमीटर, लंबाई, ये सब बेटा याद कर लेना, यही सब पूछता है बेटा। SI ये जो है इसका प्रतीक क्या होता है, SI मात्रक मीटर होता है, इसका प्रतीक M होता है। ठीक है, अब बेटा ये सब जो पॉइंट टू पॉइंट है ये चीज़ें आप फटाफट वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। अपन चलते हैं बेटा 5th चैप्टर पे। 6th चैप्टर है बेटा ये। ठीक है, अब अपन 6th चैप्टर पे चलते हैं। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थ का मिश्रण क्या कहलाता है बेटा, सामग्री। इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा, हमारे आसपास की सामग्री। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाली सबसे पुरानी मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गंगा के मैदान लहुरा देवा बलूचिस्तान मेहरगढ़ में पाया जाता है। बेटा याद रखना, बलूचिस्तान में क्या है, मेहरगढ़ है। ठीक है, सिंधु नदी के मैदान में कई क्षेत्र हैं। ठीक है, अभी इसमें बेटा क्या है कि बर्तनों का निर्माण रंगाई विधि के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप से किया जाता है, जिसे स्लिप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, स्लिप। बेटा याद रखना, स्लिप कहा जाता है। अब क्या होता है बेटा, इनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग की डिजाइनों से ज्यामिति पैटर्न तथा जली और स्थलीय जानवरों का चित्र बनाया जाता है। ठीक है,
अब बेटा जो मिट्टी लाई जाती है सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है, उसे चुनाव करके साफ किया जाता है, छन्नी से छान कर गूदा जाता है, भट्टियों में पकाया जाता है। ठीक है, आकार देके भट्टियों में पकाया जाता है। इस प्रकार की पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। इस प्रकार पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि टेराकोटा किसे कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, पकाए जाने मतलब जो उफ, जो मिट्टी लाई जाती है उसे चुनकर साफ किया जाता है, छलनी से गूथा जाता है, भट्टी में पकाया जाता है। इस प्रकार पकी हुई मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं बेटा, टेराकोटा कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, जिस सामग्री की सतह प्राय चमकदार होती है उसे धूमिति या धूतिमय या चमकदार होती है। ये क्या होती है बेटा, ये ऐसे सामग्री सामान्यतः धातु होती है। ठीक है, लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि शामिल है। अब बेटा यहाँ पे धातु, ठीक है, और अधातु की, धातु और अधातु की बात बेसिकली करेगा। कुछ चीजें बेटा क्या होता है, विद्युतहीन होती है। विद्युत लिखा है बेटा, ये वह है विद्युतिमय। ठीक है, विद्युतिमय मतलब चमकदार, ये विद्युतहीन मतलब चमकहीन होती हैं। जैसे क्या होता है बेटा, कागज, लकड़ी, रबड़, जूट इत्यादि क्या होती है, चमकदार होती है। सभी चमकदार सामग्री धातु नहीं होती। जैसे बेटा सभी चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, उसी प्रकार सभी चमकती हुई सामग्रियां धातु नहीं होती। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। जिन सामग्रियों के आर पार, बेटा अब यहाँ पारदर्शी अपारदर्शी के बारे में बात कर रहा है। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। और ऐसे सामग्री जिनके आर पार नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जिन सामग्रियों के आर पार अस्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहते हैं। पारभासी का बेटा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बटर पेपर। देखो ये ये पारभासी, पारभासी, अपारदर्शी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अपन आगे चलते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, वह सामग्री जो जल में घुल जाती है घुलनशील, और वह जो जल में नहीं घुलती अघुलनशील कहलाती है। क्या तेल, शहद, सिरका द्रव में घुल जाते हैं, आइए पता लगाएं। जल में विद्यमान गैसों के विषय में आप क्या कह सकते हैं, ये चीज़ सोच रहा है। अब बेटा कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जल में घुल जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन जल में घुल जाती है। यह जल में रहने वाले जंतु तथा पौधों को अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल में घुल जाती है और पौधों को मिलती है। ठीक है, अब बेटा यहाँ कुछ बात करता है। जो सामग्री भारी होता है उसका द्रव्यमान अधिक होता है, जो सामग्री हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है यदि उसका आयतन समान हो। जैसे बेटा 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई, ठीक है, सॉरी, अब बेटा मान लो एक इतना इतना इतने मात्रा में हम लोहा ले लिए, इतने मान लो एक कटोरे में हम लोहा ले लिए, एक कटोरे में हम रुई ले लिए। तो लोहा अधिक भारी होगी तो लोहा का द्रव्यमान अधिक होगा, रुई हल्की होगी तो रुई का द्रव्यमान कम होगा। भले वो आयतन में सेम सेम है, भले दोनों एक एक समान कटोरे में भरे हुए हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का प्रयोग किया जाता है। लोग कहते हैं बहुत वजन है, उसी को कहते हैं द्रव्यमान, क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षा में द्रव्यमान और भार तथा उनके संबंध के विषय में अधिक सीखेंगे। यहाँ हम बेटा सिर्फ इतना सीख सकते हैं कि द्रव्यमान ही भार है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। पहले ग्लास में, अब देखो बेटा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आधा भरा हुआ ग्लास है, ये पूरा भरा हुआ ग्लास है। ठीक है, तो ये जो आधा भरा हुआ ग्लास है बेटा उसने कम आयतन लिया है, मतलब कम जगह लिया है, और ये जो पूरा भरा हुआ ग्लास है वो ज़्यादा जगह लिया हुआ है। तो पहले ग्लास में जल कम स्थान घेरा है, इस ग्लास में जल की मात्रा दूसरे ग्लास में जल की भरी हुई मात्रा की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान आयतन दिखाता है। ठीक है, अब मान लो बेटा कोई बॉटल है 1 लीटर की, ठीक है, 1 लीटर की बॉटल है। अब उसमें हमारे पास एक 4 लीटर का जग है। ठीक है, अब 4 लीटर का पानी अपन 1 लीटर में भरेंगे तो थोड़ी आ पाएगा। वही यहाँ बात कर रहा है बेटा, बात कर रहा है कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है, उसे क्या कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है, इसे ग्राम में, ठीक है, द्रव्यमान जो है द्रव्य की मात्रा को बताता है, इसे ग्राम और किलोग्राम की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है, और आयतन को बेटा किसमें, लीटर
और क्या मिलीलीटर की इकाई में मापा जाता है। बेटा याद रखना, द्रव्य द्रव्य को ग्राम और किलोग्राम, ठीक है, और आयतन को लीटर और मिलीलीटर में, ठीक है, मापा जाता है। याद रखना मिली का एम स्मॉल होगा। बेटा इसमें क्या है कि के और जी के बीच कोई जगह नहीं होगा कि आप किलोग्राम को ऐसे लिख रहे हो, ऐसा नहीं होता बेटा, आपको किलोग्राम को ऐसे लिखना होगा। और ऐसा नहीं आप किलोग्राम लिख के बिंदी लगा दो, किलोग्राम लिख के बिंदी नहीं लगाई जाती, ठीक है। अब यही इसमें बताया हुआ है। अब हाँ, अब लास्ट में आ गया बेटा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या होता है, कठोर क्या होता है, अघुलनशील क्या होता है, ये सब बेटा देख लेना। इसी में मैंने सब कुछ बताया है। पारभासी क्या होता है, जिसके आर पार ना दिख सके। पारदर्शी क्या होता है, जिसके आर पार दिख सके, ठीक है। अपारदर्शी, जिसके आर पार बिल्कुल ही ना दिख सके। चमकहीन चीज़ें क्या होती है, जिसकी सतह चमकती नहीं है, जो अधातु को ही अधातु होता है बेसिकली ये, ठीक है, अधातु होता है। इस तरीके से ये पॉइंट आप रोक के वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अब अपन बेटा बात करते हैं, अब अपन अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। एक मतलब मैं 3 वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारा क्लास 6 की एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।